मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। लीजिए आज आपकी मुलाकात एक फैमिली एडवोकेट से करवाते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले परिचय से होगी। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट महेश चावला है। मैं पारिवारिक न्यायालय में पिछले 22 सालों से पारिवारिक मुकदमों को लेकर वकालत कर रहा हूँ। हमारे सामने महिलाओं के मुकदमे आते हैं जिसमें पति और पत्नी के बीच में जो डिस्प्यूट हो जाते हैं उसको किस तरीके से सुलझाया जाए, उसके लिए भारत सरकार ने पारिवारिक न्यायालय का खोल रखे हैं, जिसमें पारिवारिक न्यायालय में पति और पत्नी अपनी बात रखते हैं। मजिस्ट्रेट साहब उनकी बातों को सुन के जिसकी कोई गलती होती है उसके खिलाफ फैसला करते हैं और उनकी आगे की ज़िंदगी ख़राब नहीं हो जाए उस पर फैसले करते हैं। कानून को लेकर कई किताबें भी लिखी है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने कानून पे लगभग 165 के आसपास किताबें लिखी है और वो मार्केट में अवेलेबल है। जिस किसी को भी जिस मैटर से संबंधित किताब की आवश्यकता होती है वो बाज़ार में जाता है। लो बुक पे वो सारी किताबें अवेलेबल हैं। मेरी कुछ प्रमुख किताबें हैं, जैसे महिलाओं के लिए भरण पोषण कानून, जिसमें पति अपनी पत्नी को मारपीट के घर से निकाल देता है, उसके आय का जरिया नहीं होता, उसके लिए हमारी भारत सरकार ने जो कानून लॉ में दे रखे हैं महिलाओं के लिए कि वो किस तरीके से मेंटेनेंस पति से ले सकती है अपने अधिकारों का प्रयोग करके, वो सारी बातें और ये सारे लॉ उसमें हैं। और भरण पोषण कानून महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। इसके अलावा मेरी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, लिव इन रिलेशनशिप, इन पे बहुत सारी मेरी किताबें हैं, जैसे पॉक्सो आदि पे, जो महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दर्शकों, जो वो भी इन्होंने किताबें लिखी है वो सभी बहुत उपयोगी है। आप 10 साल से वहाँ अध्यक्ष भी बने हुए हैं, तो जैसे ही कोई समाज का व्यक्ति आता है आपको पता चलता है कि भाई ये खटीक समाज से हैं, तो ऐसे में आप उनकी क्या मदद करते हैं, ये हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। यदि पारिवारिक न्यायालय में हमारे समाज से कोई भी व्यक्ति आता है तो सबसे पहले हम समाज को आदर देते हुए, उस व्यक्ति को सम्मान देते हुए, जो भी वो हमसे आशाएं रखता है उससे ज़्यादा उसे देने की कोशिश करते हैं। हमारे समाज में बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो लड़ नहीं सकती, या कुछ ऐसी गरीब महिलाएं हैं जिनके माँ बाप के पास भी उनके लड़ने के लिए पैसे नहीं है और वो गलत घर में फंस जाती है। तो उनके मुकदमे जब पति उन पे करके पारिवारिक न्यायालय तक उन्हें बुला लेते हैं, वो खुद तो आती नहीं है, लेकिन पति उनसे चला के, यानी उनको छोड़ने के लिए, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए जब पारिवारिक न्यायालय में तलाक का मुकदमा दायर कर देते हैं, तो जब वो नोटिस मिलने के बाद कोर्ट में हाजिर होती है, तब वो डरती डरती आती है कि मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं कैसे लड़ूंगी, कोर्ट में कैसे पैरवी करूंगी। तो उस वक्त कोई ना कोई हमारे समाज का या कोई वहाँ का कोई बुजुर्ग व्यक्ति या कोई कोर्ट में खड़ा हुआ जो हमारे से पहले से सेवाएं ले चुका है, वो यदि उनके संपर्क में आ जाती है तो वो आदमी हमारे तक उनको भेज देता है और हम तहे दिल से उन महिलाओं की मदद करते हैं। उनसे कोई पैसे नहीं लेते हैं, उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। बस हमारा उद्देश्य एक ही रहता है कि सिर्फ पैसे के लिए और गरीबी की वजह से कोई व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसलिए इसी उद्देश्य को लेके हमने 22 साल से हमारे समाज के प्रति प्रयासरत है कि कोई भी, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सिर्फ गरीबी की वजह से वो ऐसा नहीं है कि कहीं हार जाए, उसे न्याय नहीं मिले, तो हम उसकी पूरी मदद करते हैं। तो देखिए दर्शकों, ये खटीक समाज के लिए इतना वर्षों से कर रहे हैं, आज इनको ये इस प्रकार से सेवा करते हुए 22 साल हो गए हैं। चावला जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि शादी होने के बाद कई बार जो ससुराल वाले बच्ची को लेकर नहीं जाते हैं, या कई बार क्या होता है कि बच्ची ससुराल नहीं जाती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है दोनों ही प्रकार की। ऐसे में कानून के द्वारा क्या राहत मिलती है, क्या कानूनी प्रक्रिया है, ऐसे में कैसे सुलझाना हो? क्योंकि एक तरफ से तो क्या है कि जैसे कई बहुत से घर ऐसे होते हैं जो शादी होने के बाद बच्चियों को लेकर ही नहीं जाते हैं। दूसरी समस्या यह है कि शादी होने के बाद बच्चियों को भेजते ही नहीं हैं। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आप बताएं कि कैसे राहत मिलेगी दोनों ही मामलों में। देखो, बहुत से केस ऐसे होते हैं जिसमें लड़कियों की कोई गलती नहीं होती और गलत घर में या गलत रिश्ता मिलने से उनकी शादियां उनके साथ हो जाती है अनभिज्ञता में, क्योंकि विवाह से पहले किसी के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता है कि वो कितने पैमाने तक ठीक है या गलत है। कुछ लड़कियां जो बहुत अच्छी हैं, गरीब हैं या काम करने में बहुत ही मतलब गृहिणी हैं, दक्ष हैं कार्य में,
तो ऐसी महिलाएं किसी गलत घर में फंस जाती है, उन्हें दहेज के लिए परेशान किया जाता है या उससे कुछ दिनों अपने साथ रख के उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए उनको ताने दिए जाते हैं कि निकल जा इस घर से, हम तो दूसरी लेके आएंगे, तेरे बाप ने तो कुछ दिया ही नहीं हमें, हमारे तो समाज में नाक ही कटवा दी। तो इस तरह के जो ताने देके और सिर्फ दूसरी शादी करने के लालच में जो महिलाओं को घर से धक्के देके बाहर निकाल देते हैं, उन महिलाओं के लिए हमारे कानून, भारत का जो संविधान है उसमें बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, जिसमें महिला लॉ में सबसे पहले तो ये है कि कोई भी पत्नी जो जिसको पति छोड़ देता है, वो पारिवारिक न्यायालय या जिन न्यायालयों को ये अधिकार दिए गए हैं कि महिलाओं के केस सुनने के जो अधिकार हैं जिन न्यायालयों को, वहाँ जाके वो धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता में एक धारा है, उसके अनुसार वो अपना प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करेगी और पति से वो मेंटेनेंस ले सकती है। इसके अलावा महिलाओं को एक हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत धारा 18 का एक प्रावधान है कि महिला अपने पति से खर्चा ले सकती है यदि महिला के पास आय का जरिया नहीं है। दूसरा ये सेक्शन 24, यदि पति डाइवोर्स का केस लगा दे या कोई दूसरा केस लगा दे तो पत्नी को वादकालीन भरण पोषण मिलने का एक भारतीय संविधान में प्रावधान है। वो धारा 24 के अंतर्गत माननीय न्यायाधीश जी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगी, जिसमें माननीय न्यायाधीश जी को लगेगा कि प्रार्थना के पास आय का कोई जरिया नहीं है, ये कोई काम नहीं करती है, इसके भरण पोषण इसके माता पिता कर रहे हैं, ये अपने माता पिता पर आश्रित है, पति ने इसको मारपीट के निकाल दिया है, तो उस पति के आय की तुलनात्मक दृष्टि से यानी आय का 1/3 पत्नी को भरण पोषण दिलाने के वो आदेश करेंगे, और जिससे कि पत्नी अपना गुजारा कर सके। और दूसरी बात, दहेज में एक प्रावधान है धारा 498 और धारा 406 के अंतर्गत, जिसमें महिला पति तथा ससुराल वालों के विरुद्ध जो उस पर किए गए अत्याचार हैं, उसके अत्याचारों के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करके और थाने की कार्रवाई से गुजर कर ससुराल वालों पे जो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकती है। इसके अलावा महिलाओं को और भी बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। यदि वो पति के साथ रहना नहीं चाहती तो तलाक की याचिका ला सकती है कोर्ट में, और यदि वो पति के साथ रहना चाहती है तो सेक्शन 9 हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके वो पति के साथ रहने की गुजारिश माननीय न्यायाधीश जी से कर सकती है, जिससे कि पूरा मुकदमा विचारण होने के दौरान यदि न्यायाधीश जी को लगे कि लड़की की कोई गलती नहीं है, लड़की ये घर बस सकता है, ये किन्हीं कारणों से जो ऐसे कोई मुख्य कारण नहीं है जिसमें कि इनको अलग अलग किया जाए, तो वो आदेश दे सकते हैं कि पति और पत्नी दोनों साथ रहेंगे। इस तरीके से महिला अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकती है। तो आपने ये महिलाओं के पक्ष की ये सारी बातें बताई। मेरा आपसे एक सवाल ये भी था कि कई बार क्या होता है कि शादी होने के बाद बच्चियों को भेजा नहीं जाता है, जबकि ससुराल वाले चाहते हैं कि बच्ची आ जाए, तो ऐसे में क्या कानून प्रक्रिया है? देखो, बहुत सारे मुकदमों में ऐसा नहीं है कि लड़के ही गलत होते हैं। बहुत सारे मुकदमों में लड़कियों की भी गलती होती है या उनके घर वालों का अनायास सपोर्ट जो होता है। कुछ घर वालों का अनायास सपोर्ट लड़कियों को मिलता है, जिसके कारण लड़कियां अपनी मन मर्जी करने पे उतार हो जाती है। यदि कोई शादी हुई मान लो 2021 में और वो 15 दिन रही या 2 महीने रही या मान लो 6 महीने रही, उसके बाद में बिना किसी युक्तियुक्त कारण के वो अपने पति का परित्याग करके वो स्वयं अपनी मर्जी से बिना पति की कोई गलती के अपने पीहर में रह रही है, अपनी मनमर्जी से वो जी रही है, या वह पीहर में रह के कोई काम कर रही है, या फिर वो बिना किसी पति की गलती के अपने ससुराल जाना ही नहीं चाहती, तो ऐसे में जो लड़के गलत लड़कियों से जिनकी शादी हो जाती है, उन लड़कों को पारिवारिक न्यायालय और जो अन्य जो न्यायालय हैं जिनमें पारिवारिक मुकदमे सुनने का जो अधिकार है, वहाँ पर धारा 9 के अंतर्गत, धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो संविधान में धारा बनाई गई है, उन प्रावधानों के अनुसार याचिका प्रस्तुत करेगा और वहाँ उस याचिका में माननीय न्यायाधीश जी से अपील करेगा कि साहब, मेरी शादी इतनी तारीख हुई थी, हम इतने टाइम तक साथ रहे थे, मेरी कोई गलती नहीं थी, वो ये काम करती थी, जैसे खाना नहीं बनाती थी, कपड़े नहीं धोती थी, अपने बार बार अपने पीहर जाने की जिद करती थी, आत्महत्या करने की धमकियां देती थी, या घर वालों के धमकियां देती थी कि मेरे घर वालों की बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है और मैं तुम्हें फंसवा दूंगी, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, या मैं तुम्हें साथ रहना नहीं चाहती, या मेरे पे अनायास पे दादागिरी करने की कोशिश की,
तो मैं मेरे घर वालों का सहारा लेके और तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस तरह के धमकियां देके जो पत्नी अपने पीहर में रह रही है और पीहर में जाने के बाद में जो घर वाले अनायास उन बेटियों का जो सहयोग कर रहे हैं वो भी एक गलत है। तो वो जो लड़का जो प्रार्थना पत्र में सारी बातें लिख के लेके आएगा और वो धारा 9 के अंतर्गत ये सारी बातें माननीय न्यायाधीश जी के सामने प्रस्तुत करेगा। माननीय न्यायाधीश जी उनको नोटिस भेजेंगे, दोनों पक्षों को सुनेंगे। यदि उनको लगेगा कि ये घर बच सकता है तो धारा 9 के अंतर्गत डिग्री दे देंगे जिससे उनका घर बच सके। अच्छा महेश जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने ऐसे कितने केस सुलझाए, जैसे कि जो अभी मैंने आपसे जो प्रश्न किया था कि कई बार क्या है कि लड़के वाले लड़कियों को लाना चाहते हैं लेकिन लड़कियां जाना नहीं चाहती, और कई बार क्या होता है लड़कियों को लड़के वाले नहीं ले जाना चाहते। तो ऐसे आपने कितने केस अब तक सुलझाए? देखो, मैं 22 साल से जयपुर पारिवारिक न्यायालय में वकालत कर रहा हूँ और हजारों की तादाद में मैंने आज तक पारिवारिक मुकदमे लड़े होंगे, जिनमें हजारों की तादाद में मैंने ऐसे घर बसाए हैं जो घर टूटने की कगार पे थे। उन पति और पत्नी की काउंसलिंग कराई गई, उन्हें उन मुद्दों पे समझाया गया कि जिन मुद्दों पे उनका घर टूट सकता था, सिर्फ समझाइश ना होने की वजह से उनको उस स्टेज तक समझाया गया, उनके भविष्य के बारे में बताया गया, उनका पास्ट को लेके भविष्य के बारे में समझाया गया कि आपके वर्तमान की गलतियों से आपका भविष्य खराब हो सकता है। जब उनके दिमाग में आई कि हाँ, इन गलतियों को सुधारने से मेरा घर बच सकता है, तो ऐसे बहुत हजारों की तादाद में केस होंगे जिनमें हमने कोशिश की होगी और हमारी कोशिश से लोक अदालत की भावना से हमने हजारों घर बसाए हैं जो आज सुचारू रूप से चल रहे हैं। उन बसाने के बाद में उनके बच्चे भी हुए हैं, आज वो बड़े भी हो गए, स्कूल भी जा रहे हैं और पति पत्नी में ऐसा सामंजस्य है कि कभी कभी साल में 1-2 बार ऐसा संयोग बैठता है कि वो हमारे से अनायास कभी कहीं बाजार में, कहीं शादी में, कहीं किसी प्रोग्राम में, कहीं रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, रास्ते में, सब्जी मंडी पे कहीं ऐसे टकरा जाते हैं जहाँ पे लगता है उनको देख के, जब उनसे वार्तालाप होती है ठीक रह रहे हो, तो वो बहुत खुश होकर कहते हैं हाँ ठीक है। तो हमें अंदरूनी खुशी मिलती है, जिस खुशी की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि हमें ऐसी खुशी मिलती है कि परिवार बसाने की जो खुशी है वो शायद अन्य किसी काम में इतनी खुशी नहीं मिल सकती जितनी एक टूटे हुए परिवार को बसाने में है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए दर्शकों, जो एडवोकेट साहब हैं श्रीमान महेश जी, इतना अच्छा कार्य करते हैं। वकालत तो करते ही हैं लेकिन वकालत के साथ साथ लोगों को समझाइश का भी कार्य करते हैं, टूटे हुए घरों को एक साथ जोड़ने का कार्य भी करते हैं। महेश जी, अगर कोई आपसे मिलना चाहे तो आप अपने मोबाइल नंबर भी हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि जो आपका ये कार्य है बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छा है। आप जैसे वकीलों की इस दुनिया में बहुत आवश्यकता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप अपने मोबाइल नंबर भी बताएं। मेरे मोबाइल नंबर स्क्रीन पे देख सकते हो आप, या फिर मैं मुंह जबानी बोल देता हूँ आपको। 9414200101 ये मेरे मोबाइल नंबर हैं। और किसी भी आदमी को यदि पारिवारिक न्यायालय से संबंधित फैमिली मैटर को लेके कोई परेशानी है, पति या पत्नी दोनों को, तो कोई भी आदमी जो गरीब है, जिस असहाय है, या कोई ऐसी महिला है जिसके पिताजी गरीब है, वो लड़ नहीं सकती, तो कोई भी व्यक्ति हमारे से संपर्क कर सकता है। हम तहे दिल से खटीक समाज के व्यक्ति के लिए 22 साल से काम कर रहे हैं और मैं तो आपको ये वचन देता हूँ कि जब तक आखिरी सांस है खटीक समाज के लिए हम तत्पर रहेंगे। कोई भी आदमी हमारे पास कोई समस्या लेके आएगा तो निराश होकर नहीं जाएगा, ये मेरा वचन है। तो सबको प्यार प्रेम से रहना चाहिए, हिल मिल के रहना चाहिए, और जो दो परिवार आपस के अंदर मिलते हैं इनको एक दूसरों का सहयोग करना चाहिए। तो ऐसे में अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर जा रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मैं लोगों को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि भगवान ने सभी को एक छोटी सी जिंदगी दी है और एक ही बार दी। भविष्य की जिंदगी का किसी को पता नहीं है, वर्तमान की का हम सबको पता है। इस छोटी सी जिंदगी को आप बतौर पति पत्नी इतनी खुशहाली से जियो कि लोग बाग आपको याद करें। बहुत से लोग बाग ऐसे हैं जिन्होंने पारिवारिक जिंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जिया है। मैं ये कहूँगा कि आप भी बतौर पति पत्नी आप एक ऐसी जिंदगी जियो। आपकी छोटी छोटी कोई समस्या होती है तो आप उसको कानून के
जरिए से मत सोचो कि मैं इसका ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगा, इसको छोड़ दूंगा, दूसरी ले आऊंगा, या पत्नी कहे कि तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, तेरे घर वालों को मैं दहेज में फंसा दूंगी। बजाय इन चीज़ों के आप घर में बैठ के दोनों पति पत्नी आपस में उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। मैं दावे से कह सकता हूँ यदि आप ऐसे करेंगे तो आपकी ऐसी कोई समस्या नहीं है जो पति पत्नी मिलकर सुलझा नहीं सके। और आज तक जिन लोगों ने इस सिद्धांत का प्रयोग किया है वो ऐसा घर टूटा ही नहीं। वो कोई माइनर 1-2% होगा जिसको अपवाद में हो सकता है, लेकिन यदि दोनों पति पत्नी अपनी छोटी छोटी समस्याओं को आपस में सुलझाने का प्रयास करें तो उनके घर की समस्या घर में ही हल हो सकती है, घर के दायरे से बाहर नहीं निकल सकती, कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच नहीं सकती। इसलिए मैं तो ये चाहूँगा कि हर पति पत्नी प्यार से रहे, अपनी समस्याओं को घर में सुलझाएं और एक ऐसा जीवन जिएं कि बच्चे भी याद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे श्रीमान एडवोकेट महेश जी चावला। अंत में मैं भी आप लोगों से जो ये न्यूज़ देख रहे हैं उन सभी दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे बच्ची के जीवन में कोई भी आग लगाने का काम न करे। अगर हम ही हमारे बच्चे बच्ची के जीवन में आग लगाने का काम करेंगे तो हम जीवन में कभी भी सुख शांति से नहीं रह पाएंगे। इसलिए शादी करने से पहले पूरी तहकीकात करिए और जब शादी हो जाए, रिश्ता बन जाए तो इस रिश्ते को निभाकर चलना चाहिए। इन सभी बातों के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया।